अगर आरक्षण और संविधान के साथ कोई खिलवाड़ करना होता तो ये करते नहीं क्या। इंदिरा गांधी जी आधे से अधिक संविधान को बदल दी, देश में इमरजेंसी थोप दी, उस तब संविधान नहीं खतरे में आया था। 5 साल होगा उनका, देश हज़ारों साल तक याद रखेगा। देश में ऐसे ऐसे बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यही केजरीवाल जी 2010 में अगर किसी विपक्ष के नेता के खिलाफ अगर पेपर में एक लाइन भी छप जाता था, उसका इस्तीफा मांगने चले जाते थे। जेएनयू को लेके देश के लोग सीधा टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़े जाते हैं या इस तरह के अफवाहें फैली हुई है। आप मुझे बताइए कि जेएनयू में ज़मीनी हकीकत क्या है? क्या यहाँ पर सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग की बातें होती हैं? जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों, इलेक्शन चाणक्य की चुनाव यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर इस वक्त आ पहुंची है दिल्ली में। हम दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में अलग अलग हिस्सों में जाकर वहां की जनता की राय जान रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी जो देश की राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाती है, जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। आज हम जेएनयू के छात्रों से बात करेंगे और जेएनयू के छात्रों से बात करके ये जानेंगे कि देश की राजनीति के बारे में वो क्या समझते हैं। अब होगा चुनाव का स्टडी एनालिसिस। तो आइए करते हैं जनता से बात। नमस्ते भाई साहब, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम अमित यादव हुआ। अमित जी, कहाँ से हो आप? मैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद से हूँ और यहाँ जेएनयू में सीपीएस में मास्टर कर रहा हूँ, फाइनल ईयर है मेरा। तो देश में चुनाव का माहौल है, सब लोग जानते हैं। तो ऐसे में आप देश के चुनाव के माहौल को किस नज़रिए से देखते हैं? देश में चुनाव का माहौल है और लगातार इंडी गठबंधन और एनडीए अलायंस के बीच चुनाव हो रहा है। पिछले आप 4 चरणों के चुनाव से ये नतीजा निकाल सकते हैं कि चुनाव में कोई प्रधानमंत्री जी या भाजपा के खिलाफ कोई जनता में बहुत गुस्सा नहीं है और ये सरकार दोबारा से, मुझे लगता है तीसरी बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने जा रही है। 4 चरणों में मुझे लगता है कि निर्णायक बढ़त एनडीए गठबंधन बना चुका है और बाकी 2 चरणों में जो औपचारिकता है वो भी पूरी हो जाएगी और 4 जून को, जैसा कि पहले से ही दिनांक सबको पता है, तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है देश में। अमित जी, मेरा ये सवाल है कि बीजेपी के नेता हर बार एक बात करते हुए चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 400 पार के बाद में बड़े बदलाव होंगे। इस बड़े बदलाव को अलग अलग तबके के लोग अपने अपने नज़रिए से देख रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बड़े बदलाव का मतलब है कि ये कुछ बड़ा कर देंगे, संविधान बदल देंगे। वही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बड़े बदलाव यानी बड़े विकास होंगे। तो एज अ यूथ आप इन बड़े बदलावों को किस तरीके से देख रहे हैं? बड़े बदलाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी और उनकी पूरी फौज जो झूठ फैला रही है कि देश में संविधान और आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। पिछले 10 सालों से माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की जो सरकार चल रही है, अगर आरक्षण और संविधान के साथ कोई खिलवाड़ करना होता तो ये करते नहीं क्या। आप खुद सोच लीजिए कि जो ओबीसी रिजर्वेशन, कांग्रेस पार्टी देश में इकलौती पार्टी है जो सरकार में रहते हुए और सरकार के विपक्ष में भी रहते हुए वो लगातार ओबीसी के खिलाफ बोलती रही है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में पहली बार ओबीसी आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिला। इस देश में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में SC/ST रिजर्वेशन 10 साल के लिए बढ़ाया गया, महिलाओं को रिजर्वेशन मिला। कैसे ये कांग्रेस पार्टी के लोग सोच सकते हैं जो काका कालेकर समिति से लेकर के मंडल कमीशन तक का जो रिजर्वेशन को रोक करके बैठे रहे देश के आधे से अधिक आबादी के हक अधिकार को, वो कह रहे हैं कि देश में आरक्षण खतरे में, संविधान खतरे में। इनकी प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी आधे से अधिक संविधान को बदल दी, देश में इमरजेंसी थोप दी, उस तब संविधान नहीं खतरे में आया था, तब देश खतरे में नहीं था। आज ये कह रहे हैं संविधान खतरे में, देश खतरे में। दरअसल कांग्रेस की पार्टी के लोग डरे हुए हैं। इनके पास ना कोई नेता है, ना कोई नीयत है, ना देश के लिए कोई मुद्दा है। ये लोग भरमाए हुए हैं, लोगों को किसी तरह से, जनता को बेवकूफ़ बना करके बिना किसी मुद्दे के देश में चुनाव जीतना चाहते हैं, इन प्रकार इन पावर पे कब्जा करना चाहते हैं, जो कि नहीं होने वाला है। देश की जनता बहुत होशियार हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 10 साल में लगातार विकास हो रहे हैं, सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ है राम मंदिर बनने के बाद, ऐसे विकास कार्य निरंतर चलते रहेंगे। और सही बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि आने वाला जो 5 साल होगा उनका,
देश हज़ारों साल तक याद रखेगा। देश में ऐसे ऐसे बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी कभी 370 हटा सकती है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये राम मंदिर कभी बना सकते थे। आप खुद सोच लीजिए कि राम मंदिर कोई हिंदुओं की कोई एक मंदिर का विषय है ही नहीं। मंदिर तो देश के गांव-गांव में हैं, लेकिन और ये भी जानिए कि जो हिंदू केरला में एक मस्जिद बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करके वहाँ पैसा दे देता है, वो अपने एक मंदिर बनाने के लिए क्यों इस तरह का संघर्ष करना पड़ा उसको? इसलिए क्योंकि वो ना सिर्फ एक मंदिर है, बल्कि उसके स्वाभिमान का केंद्र है अयोध्या का राम मंदिर, जो निरंतर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आंदोलन कर करके संवैधानिक तरीके से न्यायालय में जा कर के एक वैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ करके उसको उसका अधिकार मिला। मुझे लगता है इसका स्वागत करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी और देश में जो भी इंडिया अलायंस बना हुआ है, ये जिस तरह से राम मंदिर का अवमानना करा और राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी मंशा व्यक्त की कि उसमें बाबरी का ताला लगा दिया जाएगा, वो अब नहीं होने वाला। देश की जनता होशियार हो चुकी है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा को पूर्ण बहुमत देने जा रही है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी है कि जैसे दिल्ली में हम हैं, दिल्ली की राजनीति में भी काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही है। उसमें से एक जो स्वाति मालीवाल का केस चल रहा है, मारपीट की जो बात चल रही है वो है, दूसरी तरफ केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं। इन सब चीज़ों का क्या चुनाव के नतीजों पर कोई असर देखने को मिलेगा? मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी, यही केजरीवाल जी 2010 में अगर किसी विपक्ष के नेता के खिलाफ अगर पेपर में एक लाइन भी छप जाता था, उसका इस्तीफा मांगने चले जाते थे। ये केजरीवाल जी के ऊपर दारू माफिया होने का ईडी ने छापा मार के इनको गिरफ्तार किया, उसके बावजूद ये मुख्यमंत्री पद से चिपके रहे, इस्तीफा तक नहीं दे पाए। ये इनकी नीयत है, ये इनकी राजनीतिक शुचिता है। राजनीतिक शुचिता खो चुके हैं केजरीवाल जी। और अभी जिस तरह स्वाति मालीवाल जी पर उनके पीए द्वारा हमला किया गया, उनको मारा पीटा गया और भी न जाने क्या क्या किया गया, वो तो एफआईआर का कॉपी मैंने अभी देखा नहीं। ये दुखद है, निंदनीय है। हम एक महिला के साथ जो भी हुआ अत्याचार उसके लिए दुख व्यक्त करते हैं और इस पर जांच एजेंसियां हैं, वो स्वायत्त रूप से काम करेंगी और उनको न्याय मिलेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा, जेएनयू के कैंपस को लेके देश भर में ना एक इमेज बनी हुई है देश के लोगों में। जेएनयू को लेके देश के लोग सीधा टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़े जाते हैं या इस तरह के अफवाहें फैली हुई है। आप मुझे बताइए कि जेएनयू में ज़मीनी हकीकत क्या है? क्या यहाँ पर सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग की बातें होती हैं? नहीं, ये जैसा कि कई बार यहाँ की वाइस चांसलर मैडम और कई लोगों ने ये क्लियर किया है कि जेएनयू में ना सिर्फ टुकड़े टुकड़े, हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि देश में एक प्रगतिशील गवर्नमेंट रहे, देश में एक हिंदुत्व की विचारधारा पे आधारित कोई सरकार हो, उसके खिलाफ ये लगातार कुछ यहाँ के कुछ मुट्ठी भर लोग करते रहते हैं। और अभी इलेक्शन हुआ, सब लोग मिल करके यहाँ का चुनाव भी जीतने में सफल रहे, लेकिन इनका ये मुझे लगता है अंतिम जीत है। आगे ये चुनाव भी यहाँ हारेंगे। हमारी जिस तरह की प्रेजेंस अभी रही इस बीते चुनाव में जेएनयू के, हम पहली बार 2000 के पार वोट पाए और तमाम तीनों सीटों पर कई हम यहाँ काउंसलर जिताने में सफल रहे। एक सीट पर तो जीतते हार गए, लेकिन आगे से हम यहाँ भी जीतेंगे। और ये जो टुकड़े टुकड़े वाली बात रही, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ से आप जयशंकर प्रसाद जी हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, तो आप इस तरह के आरोपों में कोई दम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई आरोप सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारा समय दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दोस्तों, हम और भी लोगों से बात करेंगे। भाई साहब आइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋतुज कुमार है। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी के सुल्तानपुर ज़िले से हूँ। अच्छा, आप जेएनयू में कब से हैं? जेएनयू में हम 1 साल हुआ, पिछले एक साल हो गया। तो देश की राजनीति को तो समझते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है देश की राजनीति में क्या माहौल है इस बार? देश की राजनीति में 4 चरणों में पता लग गया है कि अब की बार प्रधानमंत्री जी फिर से आ रहे हैं एक बार। फिक्स है? फिक्स है। कि क्या कारण आपको नजर आते हैं कि बीजेपी के 400 पार हो जाएंगे? वो तो जनता पिछले 10 साल से देख ही रही है कि मतलब क्या कारण है। तो 4 जून को पता चल जाएगा फिर से। बीजेपी पार्टी की ऐसी कोई चीज़ या कोई योजना आपको लगती है कि इस वजह से बीजेपी को इन सब चीज़ों में फ़ायदा हो रहा होगा? तमाम योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं चला रही है बीजेपी सरकार। पिछले 10 साल से राशन की योजना है, फिर किसानों को 2000 रुपये दे रही है, और तमाम मेडिकल कॉलेज वगैरह नए बनाई है। उसके बाद तमाम ऐसे नीतियाँ हैं। अच्छा, एक सवाल, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की रिटायरमेंट की बात चल रही है, आपको क्या लगता है अगले साल वो रिटायर हो जाएंगे या आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी टर्म? वो तो संगठन तय करेगा। संगठन तय करेगा, लेकिन एक आरोप उन पर ये लग रहा है कि वो अमित शाह जी के लिए अपनी वोट मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छीन के अमित शाह को दे दी जाएगी, ऐसे केजरीवाल जी के आरोप है। वो एक स्ट्रक्चराइज संगठन है, वो तय करेगा। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ये जो बाहर के आरोप हैं, ये तथ्य से हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल। चलो, धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। आइए भाई साहब, आप बताइए।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ है। सौरभ मैं भाई। यूपी के सुल्तानपुर जिले से हूँ। भाई सौरभ नाम सुनने के बाद में ना हमको एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट याद आता है, सौरभ द्विवेदी, आपको पता होंगे। हाँ, ललन ललन टॉप। टॉप फाउंडर, वो भी जेएनयू से ही पढ़े अच्छा, थे। वो भी जेएनयू से पढ़े हैं। तो जेएनयू जो है काफी मतलब सुर्खियों में रहता है, बहुत सारी चीजें हैं। आप बताइए, इस बार देश में जब चुनाव का माहौल है तो जेएनयू के स्टूडेंट उसकी तरफ कैसे देखते हैं? वैसे यही क्या ही बताएं। क्या लगता है देश की राजनीति को लेके? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर सरकार बन रही है एनडीए गठबंधन की। अच्छा, बन रही है। राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी की कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वो कह रहे थे कि 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। नहीं बनेगी। नहीं बनेगी? 4 जून को देख लीजिएगा। अच्छा, 4 जून को देख लेंगे। हाँ। अच्छा, क्या लगता है इस बार जो चुनाव के मुद्दे जब रहेंगे, अगर आप वोट डालेंगे तो आपका क्या मुद्दा रहेगा? आप किस मुद्दे पे वोट डालेंगे? मुद्दा तो यही है, यूसीसी अब की बार सरकार लाएगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में है। बाकी तमाम मुद्दे हैं, सरकार के कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। यूसीसी का मुद्दा इस बार, उसको देख के आप वोट डालेंगे? एक ही मुद्दा नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके आधार पर हम वोट डालेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इस गवर्नमेंट में जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट की लाइफ के ऊपर क्या असर हुआ है? पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या चीज़ आपको देखने को ठीक मिली? है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो भी एक अच्छा कदम है। और अब जो 4 साल का जो बच्चे ग्रेजुएशन करके आते हैं वो डायरेक्ट पीएचडी कर सकेंगे। नेट के आधार पर पीएचडी में एडमिशन होगा और पीएचडी का एंट्रेंस ख़त्म हो गया है डायरेक्ट नेट से। यही सब अच्छे मुद्दे हैं जिसके आधार पर हम वोट देंगे सरकार को। इस सरकार के समय में जेएनयू का माहौल कैसा रहा है? जेएनयू का माहौल तो ठीक ही है, स्टूडेंट कई सारे गुटों में हैं, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई इंडिया गठबंधन, यही सब। तो शांति का माहौल जेएनयू में रहा है? हाँ, शांति का माहौल ही रहता है। तो बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे जेएनयू के छात्र, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र, जिनसे हमने बात की। और भी लोगों से बात करते हैं और आपको बताएंगे कि इस बार देश के चुनाव में यहाँ की राजनीतिक माहौल क्या है। बने रहिए इलेक्शन चाणक्य के साथ। चुनाव यात्रा 2024 कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और ये है दिल्ली।